हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 3200 प्लस बुक लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि रेलवे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह जो बैच है वो आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो लगातार इस बैच के अंदर बने रहिएगा, इस बैच के सारी वीडियोज़ को आप देखते रहिएगा। इसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के पीछे जो भी हमने क्लासेस कराया है उसके वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। हमें एक ऐसा संख्या चुनना है जो 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो वह 8 के सारे मल्टीपल से कटेगा, यानी 8 के सारे फैक्टर से कटेगा। तो 8 का फैक्टर कौन होगा जो 8 को काटेगा। तो 8 को काटने वाली संख्या 4 है, 2 है, 1 है। तो जो भी संख्या 8 से कटेगा वह तो 4 से अपने आप कटेगा। तो हमें केवल यहाँ पे यह चेक करना है कि वह कौन सी संख्या है जो 8 से कटेगा। तो 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम से 3 अंक चेक करते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो देखिए अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है ना, इसका मतलब यह पूरा संख्या क्या होगा, 8 से आपका कट जाएगा। 4 से चेक करना है तो 4 से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 4 के लिए अंतिम 2 अंक चेक करना होता है। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो समझिए कि पूरा संख्या आपका 4 से कट जाएगा। देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, मतलब यह 4 से भी कट जाएगा। अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, मतलब कि यह 8 से भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए, बहुत ही सिंपल सा यह आपका क्वेश्चन था। यहाँ देखिए नंबर 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 और कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात क्या होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री में साइन स्क्वायर 68 डिग्री जोड़ेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 33 डिग्री में कॉस स्क्वायर 57 डिग्री जोड़ेंगे तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। और हमें इन दोनों के मान का ही अनुपात बताना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:1, यानी कि विकल्प सी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं 2 मिनट में। देखिए जब भी साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो, और रहेगा ही, जब भी आपका इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो तो आप देखिए कि इसके एंगल का सम 90 डिग्री है क्या। अगर इसके एंगल का सम 90 डिग्री है फिर तो इसका योगफल जो होगा वह आपका 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर है और जब इसके एंगल को जोड़ के देखें तो 90, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। और यही चीज़ आपका लागू होता है कॉस में भी, यानी कॉस स्क्वायर के बीच भी प्लस का चिन्ह हो और इसके एंगल का योग 90 हो तो यहाँ भी मान 1 हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर के बीच प्लस है, एंगल जोड़िए 33 और 57 कितना हो जाएगा, 90, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी मान 1, यहाँ भी मान 1, दोनों का अनुपात निकालना था, 1:1 हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा समझिए। जैसे देखिए अगर हम आपसे कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यह बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, सबको इतना बात पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ से यह कहे, देखिए दोनों जगह थीटा है, यानी जो मान यहाँ पे होगा वही मान यहाँ भी रहना चाहिए। मान लीजिए हम आपसे कहे कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 डिग्री ही लेना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, तब जाकर के इसका मान क्या होगा, 1 होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस बात को और कैसे हम लिख सकते हैं, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए साइन स्क्वायर को तो यहाँ पे रहने ही दीजिए, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और इसको कर लीजिए चेंज। क्या हम कॉस के बदले में कोई दूसरा रेशियो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस के बदले हम लिख सकते हैं साइन, जरूरत के हिसाब से, और साइन के बदले कॉस, टैन के बदले कॉट, कॉट के बदले टैन, सेक के बदले कॉसेक और कॉसेक के बदले सेक लिख सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि एंगल जो होगा वह 90 में से घटा के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कॉस है ना, प्लस है तो प्लस यहाँ दीजिए। कॉस के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस एक कंडीशन है, एंगल 90 में से घटा के लिखिए। तो यहाँ 10 है तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, 90 - 10 यानी कि 80 डिग्री लिखेंगे। वैल्यू इधर भी आपका 1 है तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या किया, हम इंटरचेंजिंग किए हैं। कॉस को किस में इंटरचेंज कर दिए, साइन में इंटरचेंज किए। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इंटरचेंजिंग का, डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझने का मौका है। कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन, लेकिन जब भी कॉस के लिए साइन लिखिएगा तो एंगल 90 में से घटा के, यहाँ 10 है तो 90 - 10 80 लिखेंगे। यहाँ 20 होता तो 90 - 20 70 लिखते। यहाँ 40 होता तो 90 - 40 यहाँ क्या लिखते, 50 लिखते। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया, अब आपके पास देखिए साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल देखिए एंगल का योग 90, मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि यह जो पहले था वो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के कॉन्सेप्ट पे था। हम सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते थे, इसको कॉस को वैसे ही छोड़ के और इस साइन को अगर हम इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या होगा, साइन के बदले हम लिखेंगे कॉस, तो कॉस स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 10, तो कॉस स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 10
कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल का योग 90 मान 1। तो बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर के बीच प्लस है और उसके एंगल का योग 90 है तो मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है, उसके भी एंगल का सम 90 है तो मान आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बोला है 48, 72 और एक और संख्या है x, इसका लघुत्तम समावर्तक है 576। ठीक है भाई, हमें क्या बताना है कि x का मान कौन हो सकता है इसमें। ठीक है, x का मान हमें बताना है। 3 संख्या, एक तो संख्या है आपका 48, दूसरा संख्या है 72 और तीसरा एक और संख्या है x। और इन तीनों संख्या का जो एलसीएम इस क्वेश्चन में दिया है ना, एलसीएम कितना दिया है इसका, एलसीएम आपका दिया है 576, इतना दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है x का मान, यानी वह तीसरा संख्या कौन है। अगर 2 संख्या दिया होता तो हम क्या करते, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे हम लोग लागू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 संख्या के केस में क्या करना पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए। 48 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48, तो 16 का मतलब हो जाएगा 2 का पावर 4, 16 गुना 3। अभाज्य संख्या में इसको तोड़ लीजिएगा। 48 16 तिया 48 होता है तो 2 का पावर 4। यहाँ देख लीजिए 72 के लिए 8 नमा 72 लिख सकते हैं, तो 8 का मतलब हो गया 2 का पावर 3 8 और 3 का पावर 2 72 हो गया। अब 576, तो यह बड़ा संख्या है तो आइए इसको इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 576 में 2 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144। फिर आप इसको 2 से तोड़ लीजिए, 72 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको 2 से फैक्टर करते हैं तो 36 होगा। फिर 2 से तोड़िएगा तो 18, फिर 2 से तोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। और फिर अगर 3 से इसको फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 576 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। और इसके अलावा देख लीजिए इसमें 3 आया है, कितनी बार, 2 बार, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। अब समझिएगा यहाँ से कॉन्सेप्ट। 3 नंबर है, एक तो आपका 48, दूसरा 72 और तीसरा संख्या x। अब इस तीनों का एलसीएम इतना है, तो एलसीएम इतना होने का मतलब है कि यह जो एलसीएम आप देख रहे हैं ना 2 का पावर 6, यह किसी ना किसी में रहा होगा पहले से, या तो पहला संख्या में या दूसरा संख्या में या तीसरा संख्या में। तो पहला में 2 का पावर 6 नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, यानी तीसरा में 2 का पावर 6 होगा। इसके अलावा भी कुछ होगा लेकिन 2 का पावर 6 आपका पक्का होगा। अब जिस ऑप्शन को तोड़ने पर 2 का पावर 6 आपको दिख जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 6 कहने का मतलब 64, तो 64 से जो ऑप्शन कट जाएगा, जिसमें 64 होगा वही तो 64 से कटेगा। तो क्या यह नंबर 64 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए, क्या 64 से कटेगा, 6 चौके 24, नहीं कटेगा। क्या यह संख्या 64 से कटेगा, 64 दूना 128, नहीं होगा। यह वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन 64 से कटेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2 का पावर 6 एलसीएम में, यह कहाँ से आया होगा, इसी तीनों में से। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, इन तीनों को काटने वाली सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों को काटने वाली जो संख्या होगा, इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इन तीनों से जो कटने वाली संख्या होगा उसमें 2 का पावर 4 भी होना चाहिए, 2 का पावर 3 भी होना चाहिए और 2 का पावर 6 भी होना चाहिए। नहीं है, यानी कि इसी में तीसरे संख्या में ही 2 का पावर 6 होगा, यानी 64 जिस ऑप्शन में दिखेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, या जो ऑप्शन 64 से कटेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा यानी कि हमें बताना है यहाँ पे आयतन। आयतन किसका बताना है, वो त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर और ऊंचाई है 20 मीटर बेलनाकार टंकी का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है, आयतन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वह होता है आपका पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है। तो पाई के जगह क्या लिखिएगा आप, 22/7 जो इसका मान होता है। इसके अलावा आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मीटर यहाँ पे यूनिट अंडरस्टूड छोड़ देते हैं, सब जगह है, यहाँ भी मीटर है, आंसर भी मीटर के फॉर्म में, तो छोड़ दीजिए वैसे ही। और एच के जगह एच का मान रखिए, एच कितना है आपका, एच है आपका 20 मीटर। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 सते 49, यहाँ पे आपका देखिए कितना हो जाएगा, 22 सते 154, 154 दूना कितना 308, यानी कि 380 मीटर क्यूब, यही आपका इस बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और यह जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला बेस्ड है।
यह वाला जो सवाल है यह भी आपका फॉर्मूला पे आधारित है और यह आपका अलजेब्रिक फार्मूला पे है। पिछले क्लास में भी हमने आपको इस फार्मूला के बारे में बताया था। जैसे अगर आपसे हम यह कहे कि a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 2ca या 2ac एक ही बात है, 2ca बोले या 2ac बोले एक ही बात है। यह फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ac हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए क्या किया गया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, a के जगह 3a, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस b के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 4b। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा तो b के जगह माइनस 4b हो गया। प्लस c के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 2c लिख सकते हैं। और इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा ऐसा बन सकता है? देखिए a के जगह 3a, b के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 4b प्लस माइनस 4b, तो प्लस माइनस फिर से यहाँ तो माइनस ही हो जाएगा ना। और माइनस 2c है तो प्लस यहाँ लिखे, यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी प्लस रहने पर तो सबको हम प्लस के फॉर्म में लेके आ गए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो a का मान कितना है आपका, a का मान है पूरा का पूरा 3a। b का मान कितना है, b का मान आपका पूरा का पूरा है माइनस 4b। और c का मान कितना है, c का मान है माइनस 2c। यानी जहाँ भी आपको a लिखना पड़ेगा आप 3a लिखिएगा, b लिखना पड़ेगा माइनस 4b लिखिएगा और c लिखना पड़ेगा माइनस 2c लिखिएगा। अब सबको इस फॉर्मूला के ऊपर लेके जाइएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले a स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, देख लीजिए सभी ऑप्शन में है। प्लस b स्क्वायर, b के जगह माइनस 4b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16b स्क्वायर हो जाएगा, सब में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के ऊपर लाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। करना क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी में सोल्व करना चाहते हैं तो इन चारों ऑप्शन को गौर से देखिए। शुरू का जो हिस्सा है सब एक जैसा दिख रहा है, तो लास्ट में चलिए यहाँ देखिए माइनस 6a है, AC है, प्लस 6AC प्लस 12AC माइनस 12AC, यानी यहाँ पे मान आपका अलग अलग है, तो हम इसी से पकड़ेंगे। लास्ट वाला वैल्यू निकालिए, यानी किसका वैल्यू आपको निकालना है, 2AC का। तो 2AC का एक बार वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में 2AC का ही तो वैल्यू होगा, तो 2AC का केवल वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2a के जगह 3a और c के जगह क्या लिखेंगे, c के जगह देख लीजिए, c के जगह माइनस 2c। सबको गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 दूना 12, 2 तिया 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस, और इसके अलावा AC, तो माइनस 12AC। रिपीट कर रहे हैं, क्या है, 2AC। तो a के जगह 3a हो जाएगा और c के जगह माइनस 2c हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे लिखिएगा 2AC, तो 2 गुना 3a गुना माइनस 2c, यानी कि माइनस 12c, माइनस 12AC लास्ट में होना चाहिए। और माइनस 12AC वाला केवल एक ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे हम लोग क्या किए हैं, केवल आखिरी से इसको पहचानने का प्रयास किए हैं। देखिए a स्क्वायर होगा शुरू में, उसके बाद b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो लास्ट में क्या होगा, 2ac होगा। जो भी ऑप्शन आप देख रहे हैं लास्ट में 2ac होना चाहिए, तो 2ac करिए। 2 के जगह 2 लेंगे, a के जगह देख लीजिए, इसमें a के जगह 3a लेंगे और c के जगह माइनस 2c लेंगे। जब इसको आप गुना करिएगा तो माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6 दूना 12 और a गुने c 12ac, यानी यह जिस ऑप्शन के लास्ट में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा एक बैच है जो मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर है। मेरा दो एप्लीकेशन है, मैथ्स वाटिका और मैथ्स वाटिका 2.0। दोनों ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। यह जो बैच आपका चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, वह आपका चल रहा है मैथ्स वाटिका 2.0 के ऊपर। इस बैच के अंदर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, चैप्टर वाइज कराया गया है और साथ में टाइप वाइज। और जो क्वेश्चन आपको इस बैच के अंदर कराया गया है ना, सबका सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया 2022-23 में जो डिफरेंट एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को इस बैच
बैच के अंदर शामिल किया गया है। इस कंप्लीट बैच का फ़ी आपका 399 है, जिसके अंदर आपको जो पुराना वाला मैथ फाउंडेशन बैच है उसका सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। यानी इस बैच के अंदर 2 बैच का फैसिलिटी आपको मिलेगा, एक तो मैथ फाउंडेशन मिल जाएगा, इसके अलावा इस बैच का जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस कराया जा रहा है वह तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में। जब भी वर्कर एक से अधिक फॉर्म में रहे तो आप क्या करिएगा, अलग अलग जो है सभी वर्कर को डिनोट करिएगा। जैसे 5 पुरुष है तो पुरुष को हम डिनोट करेंगे किससे, एम से, तो 5 मैन, और इसके साथ 6 महिला और बोला है, मतलब इसके साथ 6 महिला यानी कि 6 वुमेन। इस पूरे ग्रुप को किसी काम को करने में 6 दिन लगता है। टोटल वर्क बराबर होता है वर्कर्स गुने डे। इस पूरे ग्रुप को 5 पुरुष को और 6 महिला को, एम से पुरुष, एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वुमेन यानी महिला, 5 पुरुष और 6 महिला को इस पूरे ग्रुप को काम समाप्त करने में 6 दिन लगता है। तो टोटल वर्क इतना हो जाएगा। टोटल वर्क पीछे के क्लास में भी हम आपको बताए थे, क्या होता है, वर्कर्स गुने डे ना। जैसे 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में, तो काम का मात्रा 10 गुने 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला, इस ग्रुप को समय कितना दिन लगता है, 9 दिन, वर्कर्स गुने डे। जबकि यानी यही काम करने में, जिस काम को करने में 5 पुरुष और 6 महिला को 6 दिन लगा था, उतना ही काम करने में 3 पुरुष और 5 महिला को 9 दिन लगता है। सेम ही काम है दोनों। अब अगर टोटल वर्क आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल वर्क इसमें किसको माने, तो ये LHS बराबर RHS है। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। टोटल वर्क हमारा यह भी हो जाएगा, यह भी क्या है, टोटल वर्क है, यह भी आपका टोटल वर्क है। तो जब भी टोटल वर्क आपको लेना होगा तो आप इस काम को भी ले सकते हैं और इस काम को भी ले सकते हैं। अब आगे चलिए, इसको सोल्व करके आपको मैन और वुमेन के कार्य क्षमता का अनुपात निकालना पड़ेगा। जब भी वर्कर एक से ज़्यादा फॉर्म में रहे, है ना, जैसे मैन वुमेन है या मैन वुमेन बॉय, एक से ज़्यादा फॉर्म में रहे, उस केस में आपको उसके इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा कि किसके क्षमता में क्या अनुपात है। तो आइए इसको काटते हैं। जो गुना में है वह तो डायरेक्ट कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा और इधर आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 मैन प्लस 6 दूना 12 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, बराबर इधर देख लीजिए क्या है, 3 से गुना करिए दोनों में तो 3 तिया 9 मैन प्लस 5 तिया 15 वुमेन हो गया। अब एक जाति वाले को एक तरफ लेकर के आइए। 9 मैन इधर आके 10 मैन में से घटेगा तो केवल 1 मैन बचेगा, बराबर इस तरफ देख लीजिए। 12 वुमेन इधर आके 15 वुमेन में से घटेगा तो 3 वुमेन बचेगा। यहाँ से आप मैन और वुमेन का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा। मैन के सामने देखिए क्या वैल्यू दिख रहा है, 3, तो मैन का क्षमता आपका 3 हो जाएगा। जो मैन के सामने होगा वही मैन का क्षमता, और वुमेन के सामने, वुमेन के बराबर में क्या वैल्यू दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो वुमेन का इफिशियंसी 1 हो जाएगा। तो एक मैन का इफिशियंसी निकाल लिए, एक वुमेन का इफिशियंसी निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। बोला क्या है कि 3 पुरुष और 2 महिला उसी काम को कितने दिन में, 3 पुरुष और 2 महिला उसी काम को, काम कौन सा है, यही तो है, या तो लेफ्ट वाला लीजिए या फिर राइट वाला लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, हम इसी को लेते हैं। 5 पुरुष और 6 महिला, 5 पुरुष और 6 महिला के लिए कितना दिन का काम था, इतने वर्कर के लिए जो काम आपका 6 दिन का था गुना 6, यही तो टोटल वर्क था ना। इसी को तो सोल्व करके हम लोग मैन और वुमेन का रेशियो निकाले हैं। तो यही तो टोटल वर्क है, 5 पुरुष और 6 महिला के लिए 6 दिन का काम, या फिर इसके जगह हम इस वैल्यू को भी ले सकते हैं, 3 पुरुष और 5 महिला के लिए 9 दिन का काम। अब इस वर्क को, यही तो आपका टोटल वर्क है, इसी काम को किससे लेना है सर, इस काम को लेना है 3 पुरुष और 2 महिला से। इस काम को लेना है 3 पुरुष और का मतलब प्लस 2 महिला से। इस काम को जिससे लेना है उससे भाग कर दीजिए। टोटल वर्क हमेशा ऊपर रखिएगा और टोटल वर्क को जिससे लेना होगा उससे क्या करना है, बस भाग करना है, आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए m के जगह m का वैल्यू, w के जगह w का वैल्यू रखिएगा, तभी जाकर के कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। तो m के जगह हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो जब आप m के जगह 3 लीजिएगा तो यह वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कितना, 15। एक मैन का इफिशियंसी 3 है ना, एक मैन का इफिशियंसी 3, तो 5 मैन का 5 तिया 15, और एक वुमेन का इफिशियंसी 1 है, तो 6 वुमेन का इफिशियंसी कितना रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा। तो ऊपर में देखिए 15 और 6 21, ऊपर में क्या वैल्यू होगा, 21 गुना 6 पहले से है तो रहने दिए, बट्टा यहाँ देख लीजिए
एक मैन का इफिशियंसी 3 है तो 3 मैन का इफिशियंसी 3 3 9 हो जाएगा, और एक वोमेन का इफिशियंसी 1 है तो 2 मैन का 2 ही रह जाएगा। तो नीचे में 9 और 2 कितना 11, 21 गुने 6 126, 126/11। इसको पूर्णांक में लेके जाइए, 11 गुने 11 121, शेष क्या बचेगा 5, यानी 11 सही 5/11। विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क का। अगर अच्छे से ऐसे क्वेश्चन पे आपका कंट्रोल होगा तो फिर और कुछ इसमें जो देख रहे हैं ना स्टेप्स, उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए सवाल क्या है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। बोला है निम्न में से कौन सा योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा। ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक कौन सा योजना होगा। 3 योजना यहाँ पे दिया गया है। पहला योजना में 5 खरीदे 3 मुफ्त में पाए। दूसरा है 5 खरीदे 6 पाए। अच्छा, 5 खरीदने पर 6 मिलेगा, इसका मतलब कि अगर 5 खरीदेगा तो ज़्यादा कितना मिलेगा, 1 ज़्यादा मिलेगा। और इसमें कितना मिल रहा है ज़्यादा 3। तो यह योजना जो है इससे ज़्यादा लाभदायक तो यह वाला हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 5 खरीदने पर 3 फ्री में मिल रहा है। कोई भी वस्तु मान लीजिए 5 शर्ट खरीदेगा तो 3 शर्ट ऊपर से फ्री में मिल रहा है, मतलब कुल मिला के 8 शर्ट आपको मिलेगा 5 के कीमत में ही। और यहाँ 5 खरीदने पर 6 मिलता है, यानी अगर आप खरीदने के लिए 5 जाइएगा तो आपको 6 मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 1 ही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा तो लाभदायक ग्राहक के लिए यह होगा। ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ 5 खरीदने पे कुल मिला के 8 मिल जा रहा है और यहाँ पे 6 ही मिल रहा है। अब यहाँ देखिए योजना 3 में 10% और 5%। अब इसको क्या करिए आप कि 2 क्रमिक छूट के बदले 1 छूट निकालिए। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं x + y - xy/100। 2 क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट जब भी निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को आप लगा लीजिएगा। तो 10 और 5 का छूट है ना, तो x के जगह 10, y के जगह 5 माइनस 10 गुने 5 बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा। सोल्व करिए, 10 और 5 15, 15 में से माइनस कितना करेंगे, 50 से काटिएगा, 50 दूना 100, 1/2 यानी 0.5। 15 में से 0.5 माइनस करिएगा, 14.5% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए 10% और 5%, 2 छूट का मतलब है कि कुल मिला के छूट कितने परसेंट का हो जाएगा, 14.5% का। तो यहाँ तो परसेंटेज में पता चल गया कि इतने प्रतिशत का छूट। अब एक पहला योजना है, इसमें पता करना पड़ेगा कितना छूट। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं छूट, समझिएगा। 5 खरीदने पर 3 मुफ्त, कितना मुफ्त मिला 3, तो 3 का डिस्काउंट हो गया। कुल कितना पे, कुल 8 वस्तु पे। 5 खरीदा 3 फ्री, यानी कुल कितना वस्तु हो गया 8। तो 3 फ्री मिल रहा है 8 पे, यानी 3 का डिस्काउंट 8 पे हो रहा है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। यहाँ से निकालिए कितना प्रतिशत आता है, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25। ऊपर में देखिए 25 गुना 3 75, 75/2, 75/2 हो जाएगा 37.5%। यानी इस वाले सौदे में ना, इस वाले सौदे में 37.5% का डिस्काउंट है और इसमें मात्र 14% का, 14.5% का डिस्काउंट है। तो ज़्यादा डिस्काउंट किस में है, पहले योजना में। तो जिस योजना में ज़्यादा डिस्काउंट होगा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक तो वही होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्काउंट के अंदर कि 5 खरीदने पर 3 फ्री मिला, कितना प्रतिशत का डिस्काउंट, कैसे निकालेंगे, 3/8 गुना 100। 3 खरीदने पर 2 फ्री, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट, तो 2/3 खरीदने पर 2 फ्री, यानी 2 का डिस्काउंट 5 पे मिल रहा है। 2/5 गुना हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले में। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पूछा है मूलों की प्रकृति कैसी होगी। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके मूलों की जो प्रकृति होती है वह उसके d के मान पर निर्भर करता है। d का मान कहने का मतलब b² - 4ac पे निर्भर करता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब है, पहला कंडीशन समझिएगा ध्यान से, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में b² - 4ac बराबर 0 हो गया, इसका मतलब है कि उसका मूल समान होगा। मूल समान कहने का मतलब द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर 2 वैल्यू निकलता है ना, तो दोनों वैल्यू इक्वल निकल जाएगा। जो अल्फा का मान होगा वही बीटा का मान हो जाएगा। मूल समान होगा और समान होने के साथ साथ वास्तविक आएगा। कहने का मतलब आप मूल को निकाल पाइएगा
अवास्तविक मतलब होता है रूट के भीतर वैसा संख्या जो नेगेटिव चिन्ह के साथ है। जैसे इस तरह का जो नंबर होता है केवल यही अवास्तविक होता है, इसके अलावा जो भी बच गया सबका सब वास्तविक होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसका मतलब है कि उसका मूल समान होगा। कहने का मतलब जो अल्फा का मान निकलेगा वही बीटा का मान निकलेगा। एक द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर दो वैल्यू निकलेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और साथ में वास्तविक होगा। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन है कि अगर d का मान, d कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान बड़ा है 0 से क्या है? बड़ा है, उस केस में मूल असमान हो जाएगा। असमान कहने का मतलब दो वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा। क्या होगा आपका? दो अलग अलग वैल्यू निकल के आएगा और साथ में यह वास्तविक भी हो जाएगा। क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। इन दोनों जगह पे वास्तविक हो गया। और जो तीसरा कंडीशन है इसको समझिएगा, अगर d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वह छोटा हो जाए 0 से, 0 से क्या हो जाए? छोटा। और 0 से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव आ जाए। किसका मान? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब d का मान, विभेदकर का जो मान है वह अगर छोटा आ जाए 0 से, उस केस में तो भैया इसका सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा, यानी मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। इसके मूल जो होंगे वह क्या हो जाएंगे? अवास्तविक, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या बताएं कि यह समान हो कि असमान। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, अवास्तविक मूल हो गया। लेकिन अगर बड़ा हो गया 0, छोटा आ गया 0 से तो अवास्तविक होगा। बड़ा आ गया 0 से तो समझ जाइए कि दो सॉल्यूशन इसका निकल के सामने आएगा, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब समझ जाइए कि मूल समान हो जाएगा और साथ में वास्तविक हो जाएगा। इसका मतलब है कि सब कुछ किस पे निर्भर करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर। तो यहाँ निकालिए ए बी सी किसको मानते हैं हम लोग? जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको ए मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो ए का वैल्यू 3। जो x का कॉफिशिएंट होगा वह b का मान, तो b का मान कितना हो जाएगा? x का कॉफिशिएंट क्या है? 6 है, तो 6। और c का मान क्या होगा? जो कांस्टेंट होगा, जो लास्ट में वैल्यू होता है, तो -5 आपका चिन्हों के साथ ध्यान रखिएगा, जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ नहीं रहेगा वही आपका कांस्टेंट होता है। अंकों को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं और ए बी सी डी एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणक होगा, जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा वह कहलाएगा ए का मान, जो एक्स के गुना में होगा वह बी का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका सी का मान। हमें क्या चेक करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें क्या चेक करना है? बी स्क्वायर, तो बी के जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac तो 4 गुना ए के जगह 3 और सी के जगह क्या लिखेंगे हम? -5 लिखेंगे। अब इसका मान निकालिए कितना आता है? 36 तो आपका 36 ही रह जाएगा, माइनस गुने इधर माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। 4 तिया 12 पंचे 60, 36 और 60 कितना हो गया? 96। यह वैल्यू किसका आया सर? यह वैल्यू आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इस मान को देख करके बताइए कि कौन से कंडीशन को पूरा करता है। क्या छोटा है 0 से? नहीं सर, 0 से छोटा तो नहीं है। क्या बराबर है 0 के? सर 0 के बराबर नहीं है। क्या है? बड़ा है। जो मान निकाले हैं वह बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा होने का मतलब मूल असमान और वास्तविक हो जाएगा। देख लीजिए, मूल वास्तविक और असमान विकल्प ए जो है वह आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के मदद से उन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको? इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट बना करके रख लेना है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम से पहले भी पढ़ाए थे और बाद में भी पढ़ाए हैं। सबका जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां जाकर के अगर आप चाहते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पढ़े, उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखे, तो वहाँ जाकर के इन कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला है। दो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहने का मतलब है तिरछा रेखा, 3 समानांतर रेखाओं को अगर प्रतिच्छेद करे तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात जो होगा वह दूसरी तिर्यक रेखाओं के द्वारा निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर। तो अगर यह 3:4 दिया है तो अगला भी क्या होगा? 3:4 हो जाएगा। यह तो थ्योरी है, थ्योरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया। क्वेश्चन क्या है? बोला है कि दो तिर्यक रेखा, इस तरीके से 3 समानांतर रेखा है, इसको दो तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रहा है। तो बोला है कि पहली और दूसरी के अंतःखंडों का अनुपात अगर 3:4 है तो दूसरी और तीसरी का भी क्या होगा? 3:4 ही रह जाएगा। डायरेक्ट थ्योरी से यह क्वेश्चन है, सीधे आंसर करेंगे इसका हम लोग। यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर, देखिए 1920 में जब बेचा तो उतना ही लाभ हुआ जितना 1500 रुपया में बेचने पर हानि।
समझिएगा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1920 में बेचा तो लाभ हुआ। अब लाभ जितना का हुआ 1920 में बेचने पर, जब 1500 रुपया में इसी वस्तु को बेचा तो उतना का ही हानि हो गया। जितना लाभ उतना हानि, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रयमूल निकालने के लिए दोनों का औसत निकाल दीजिए। औसत कहने का मतलब जोड़ करके 2 से भाग। क्या निकल जाएगा इससे, क्रयमूल, और क्रयमूल को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जोड़िए 1900 और 1500 कितना हो जाएगा, 3400। तो 3420/2 यानी कि 1710 हो जाए, 1710 हो जाएगा आपका इसका क्रयमूल। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। अगर हम आपसे कहे कि किसी वस्तु को x रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ जितना y रुपया में बेचने पर हानि, तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, x + y/2। यानी जितना लाभ उतना ही हानि, उस केस में क्रयमूल निकालने का डायरेक्ट तरीका है दोनों का औसत निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोग क्रयमूल निकाल चुके हैं कि क्रयमूल हमारा 1710 हो गया। अब सवाल में आगे क्या बोला है, यदि 10% लाभ अर्जित करना हो तो कितना में बेचे। भाई 1710 रुपया का सामान है और आपको 10% लाभ चाहिए, तो इसके 110% में बेच दीजिए वस्तु को। 110% कहने का मतलब 110/100 में बेच दीजिए वस्तु को। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। जितना लाभ चाहिए उतना ज़्यादा में बेचिए। 10% लाभ तो 10% ज़्यादा, मतलब 110% में बेच लीजिए। काटिए इसको, 2 जीरो ऊपर में भी है, 2 जीरो नीचे में भी है, गुना कर लीजिए। 11 से गुना करिए तो 1 है तो 1 रह जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। फिर देखिए 7 और 1 8 हो जाएगा, लास्ट वाला आपका वैसे ही रह जाएगा। 1881 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए 11 से गुना करने का तरीका पीछे क्लास में भी हम आपको बताए थे। 171 में 11 से गुना करना है। किसी भी नंबर में अगर 11 से गुना करना है तो तरीका यह होता है कि पहला संख्या वैसे ही लिखिए, अब जोड़ते हुए लिखिए। 1 और 7 8, 7 और 1 8, और आखिरी का संख्या वैसे ही लिख दीजिए। यही आपका इसका गुणनफल हो जाएगा। तो 1881 रुपये में अगर इस वस्तु को बेचा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 10% का लाभ। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है एक गोले का आयतन 36 पाई है, तो गोले का व्यास बताइए। भाई गोले का आयतन क्या होता है सर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। यही तो होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई r³। यहाँ कितना दिया है, 36 पाई दिया है। क्या है यह, आयतन है। तो आयतन है तो दोनों आयतन ही है ना, बराबर कर लीजिए। अगर आयतन देगा तो आयतन के बराबर कर लेंगे, व्यास देगा तो व्यास के बराबर कर लेंगे, क्षेत्रफल देता तो क्षेत्रफल के बराबर कर लेते। काटे इसको, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 4 9 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 9 में गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 27। 27 किसका मान है, r³ का। तो जब r³ का मान 27 है तो r का मान तो 3 हो जाएगा। क्यूब है ना, इधर आएगा तो क्यूबिक रूट हो जाएगा। अगर इधर आपका r³ है तो 27 के लिए हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो दोनों तरफ देख लीजिए, पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा। तो r का मान 3 हो गया। r का मान 3 है, इसका मतलब त्रिज्या 3 है। पूछा क्या है, व्यास। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना, यानी आंसर 6 हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ आकर के भी मिस्टेक कर जाते हैं, फटाक से आंसर 3 चुन लेते हैं। ऑप्शन ए में 3 आपका दिया गया है कन्फ्यूज करने के लिए कि आप इस आंसर को चुनो। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है, हमेशा छोटे क्वेश्चन में आप फंसते हो, तो तैयार रहना। यहाँ पे देखिए व्यास अगर पूछा गया है तो हम आंसर त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे। त्रिज्या 3 है, व्यास हमारा 6 हो जाएगा। अगर त्रिज्या पूछता तब तो 3 ही आंसर होता। आगे देखिए, यह क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। बोला है ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदार करते हैं। उनके लाभ में 5:4:7 का अनुपात। देखिए लाभ का अनुपात दिया है, ABC के लाभ का अनुपात 5:4:7, और पूंजी कितने समय के लिए लगाया है, A 6 महीने के लिए, B 12 महीने के लिए और C 14 महीने के लिए। हमें बताना है उसके पूंजी का अनुपात। एक चीज़ आपको समझना है, क्या समझना है इसमें, बस एक चीज़, पूंजी गुने समय बराबर होता है लाभ। ठीक है, क्या होता है, पूंजी गुने समय। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है लाभ। लाभ जब भी निकालना हो ना, जब भी आपको लाभ निकालना पड़ जाए तो आप सिर्फ करिएगा पूंजी गुने समय। तो पूंजी गुने समय अगर लाभ होता है पार्टनरशिप के अंदर, एकमात्र फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, वो यही फॉर्मूला है कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो अगर हम आपसे कहे कि लाभ दिया है, अगर लाभ निकालना है तो पूंजी गुने समय करेंगे। यह तो हम लोग तब करेंगे ना जब पूंजी और समय दिया रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि पूंजी निकालना होगा, लाभ और समय दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, लाभ में अगर हम समय से भाग करते हैं, समय गुना में ही धराएगा तो भाग में ही ना, तो लाभ में अगर हम समय से भाग करते हैं तो क्या निकलेगा, पूंजी निकल जाएगा। लाभ में समय से भाग करेंगे तो पूंजी, अगर पूंजी गुना समय लाभ होता है तो लाभ में अगर हम पूंजी से भाग कर देंगे तो समय, और लाभ में अगर समय से भाग कर देंगे तो पूंजी। तो देखिए इनके लाभों का अनुपात, तो ए का लाभ कितना है 5,
ए का लाभ तो 5 है, बी का लाभ कितना है 4 और सी का लाभ कितना है 7। यह लाभ किसका है सर? यह लाभ ए का है। यह किसका लाभ है? बी का। और यह लाभ किसका है? सी का। अब लाभ दे रखा है ए का पूंजी व्यापार में 6 महीना, तो ए के लाभ में समय से भाग करेंगे ए का पूंजी। बी के लाभ में बी का पूंजी कितना महीना व्यापार में लगा? 12 महीना, तो बी के लाभ में बी के समय से भाग करेंगे बी का पूंजी, और सी के लाभ में सी के समय से गुना करेंगे सी की पूंजी। यह हो गया तीनों के पूंजी का अनुपात। कैसे निकाले? लाभ बट्टा समय, लाभ बट्टा समय, लाभ बट्टा समय किए, पूंजी निकल गया। अब इसको सोल्व करिए, रेशियो आ गया ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए 5/6 है तो यह तो 5/6 ही रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। काटिए इसको, 4 तिया 12, 1/3 ही तो हो जाएगा ना, काटेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ 7 दूना 14 क्या होगा? 1/2 होगा। भिन्न के रूप में अगर रेशियो है तो वह बैलेंस नहीं समझा जाएगा, तो बैलेंस करिए। बैलेंस करना है केवल इसको, तो बैलेंस करने का तरीका है कि नीचे वाला का आप ले लीजिए लघुत्तम यानी कि एलसीएम। तो देखिए 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, नीचे वाले का एलसीएम। रेशियो भिन्न के रूप में जब भी रहे तो उसको बैलेंस करना होता है। अब क्या करना है? प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 6 से 6 में भाग करिएगा 1, 5 से 1 में गुना करिएगा 5 हो जाएगा। 3 से भाग करिएगा 3 दूना 6, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 तिया 6, 3 से 1 में गुना करिएगा 3, यानी 5:2:3 विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5:2:3 क्या निकला है? पूंजी का अनुपात। देखिए 5:2:3 क्या निकला? इसके पूंजी का अनुपात निकला। समय कितना कौन लगाया था? देखिए ए का पूंजी व्यापार में लगा 6 महीना, इसका पूंजी व्यापार में 6 महीना, इसका पूंजी व्यापार में 12 महीना और इसका पूंजी व्यापार में 14 महीना। फिर से इसके लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पूंजी गुने समय 6×5 = 30, इतना लाभ हो जाएगा। पूंजी गुने समय 12 दूना 24, इतना लाभ, और 14 तिया 42, इतना लाभ हो गया। अनुपात में वैल्यू कटता है, काट लीजिए। सब वैल्यू आपका 6 से कटेगा तो 6×5 = 30, 6×4 = 24 और 6×7 = 42। देखिए 5, 4, 7 यही दे रखा था ना, वापस से आपका वही चीज़ आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में मत फंसिएगा। हमें एक चीज़ पता है कि गुना में दशमलव हम लोग जोड़ के लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव काउंट करिए, यहाँ 1 अंक के बाद और यहाँ 1, 2 अंक के बाद और यहाँ पे 4, तो 2 और 4 6 अंक के बाद दशमलव। अगर हम इसको गुना करें तो कुल मिला के कितने अंकों के बाद दशमलव होगा? 6 अंकों के बाद होगा। ठीक है, हमारा आंसर वही बनेगा जिसमें 6 अंकों के बाद दशमलव होगा। यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ पे आपका 1 अंक के बाद 2 और यहाँ पे 4, तो 6 अंक के बाद आंसर हमारा कौन बनेगा? जिसमें 6 अंक के बाद दशमलव। कौन से ऑप्शन में 6 अंक के बाद दशमलव बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 3 9, यह तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 5, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करिए, देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ चेक करिए 4 और 2 6 और 2 8, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर तो वह होगा जिसमें दशमलव कितने अंकों के बाद आए? जिसके परिणाम में दशमलव 6 अंकों के बाद आए। तो सिर्फ पॉइंट से इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकलने वाला था। अगर इसके कैलकुलेशन में फंस जाइएगा फिर आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए बोला है दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए ना संख्या को पहले आरोही क्रम में हम लोग सजाते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा संख्या कौन है सर? सबसे छोटा संख्या 11 है, तो पहले 11 लिखेंगे। 11 के बाद क्या है आपका सर? 11 के बाद यहाँ पे कहीं 15 दिखा सर, 15 है, 15 लिखेंगे। 15 के बाद 16 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 16 हो गया। अब कहीं 17 भी दिख रहा है तो 17 लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 18। आरोही क्रम में सजाना है, सजाते चलिए। 18 के बाद क्या लिखेंगे हम? 22 लिखेंगे सर। उसके बाद देखिए 22 के बाद 33 हो जाएगा। चलिए 33 लिख दिए। 33 के बाद क्या है आपका सर? 33 के बाद 51 71 75, 51 71 और 75 क्या किए हम? सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिए। 51 71 75, देखिए सभी संख्या को लिख दिए ना। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्यिका क्या होता है? इनके बीच वाला जो संख्या होगा वही माध्यिका होगा। तो अगर 3 संख्या लिखा जाए इस तरह से 8 9 और 10, तो माध्यिका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4 संख्या लिखे 8 9 10 और 11, अब माध्यिका क्या होगा? अब बीच में देखिए कितना संख्या है? 2 संख्या, तो दोनों के योगफल का आधा।
अगर बीच में एक संख्या होगा तब तो वही माध्यिका, लेकिन बीच में दो संख्या होगा तो दोनों के योगफल का आधा। तो यहाँ 10 संख्या है तो 4 आप हटा लीजिए बाएं से और 4 हटा लीजिए दाएं से, बीच में कितना संख्या बच गया? 2 संख्या। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, यही माध्यिका होगा। 22 और 18 40, 40/2 आंसर क्या हो जाएगा? 20। तो विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जब भी नंबर ऑफ जो डाटा है वह इवन होगा, या जैसे 10 संख्या है, 20 संख्या, 30 संख्या है ना, 24 संख्या, 28 संख्या, उस केस में बीच में 2 नंबर आ जाएगा। और जब बीच में 2 नंबर आए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अगर बीच में 1 नंबर आए तो वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका निकालने का तरीका क्या सीखे आप? संख्याओं को सजा लीजिए आरोही क्रम में, आप अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सजाने के बाद जो बीच का संख्या आएगा वही आपका माध्यिका। अगर बीच में 2 संख्या आ गया तो फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, वह आपका माध्यिका हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी और बी की आयु सी की आयु की 1/3। यहाँ पे ए बी सी 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया है। किस तरीके से दिया है? यहाँ बोला यह है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी। भाई ए का जो आयु आप देख रहे हैं ना, ए का आयु वह बी के आयु का 2 गुना है। बी का आयु जैसे ही पता चले दुगुना कर दीजिएगा, ए का आयु निकल जाएगा। और बी की आयु सी की आयु का 1/3 और बी का जो आयु है वह सी की आयु का 1/3 है। 1/3 यानी बट्टा 3 है, यही तो बोला है। बी का आयु कितना है? सी की आयु का 1/3। अब ऐसा नंबर यहाँ पे लीजिए जिसको आसानी से 1/3 आप निकाल सकते हैं। तो हम सी का आयु मान लेते हैं 3, क्योंकि 3 का जब आप 1/3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि ऐसा नंबर लीजिए जिसका 1/3 आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम 3 ले लिए। तो 3 अगर सी का आयु लेंगे तो बी का आयु 3 का 1/3 1 हो जाएगा और ए का आयु इसका 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा। तो तीनों के आयु का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन में चलिए क्या बोला है, ए बी सी के आयु का योग 42। यहाँ देखिए तो ए बी सी के आयु का योग कितना? 2 और 1 3 और 3 6। क्वेश्चन में क्या बोला है? 42। यहाँ कितना आया? 6। तो 6 को 42 बनाओगे ना? हाँ सर बनाएंगे, क्योंकि तीनों के कुल आयु का योग 42 दे रखा है, तो जितना दिया है उतना तो बनाना पड़ेगा। 2 और 1 3 और 3 6 है। 6 को 42 बनाने के लिए 7 से गुना करिए। 7 से गुना करिएगा। अब ए का आयु निकल जाएगा 7 दूना 14 वर्ष, बी का आयु निकल जाएगा 7 एकम 7 वर्ष और सी का आयु निकल जाएगा 7 तिया 21 वर्ष। निकालना क्या है? ए और बी के आयु का योग। तो 14 और 7, ए का आयु 14, बी का आयु 7, 14 और 7 कितना? 21। विकल्प सी आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे। तीनों के आयु का योग कितना? 42 है। अनुपात में देख लीजिए, 2 और 1 3 और 3 6, अनुपात 6, यानी कि रियल में तीनों का योग है 42, अनुपात में 6, तो 42 अनुपात 6 का मान हो गया। निकालना क्या है? ए और बी के आयु का योग। तो ए और बी का आयु का योग अनुपात में कितना है? 3। 6 का मान दिया है, 3 का मान पूछा है, सोल्व कर लीजिए। 42/2 21, यहाँ से भी आंसर। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर अलग अलग ए बी सी तीनों का आयु निकाल करके भी आप जो है ए और बी के आयु का योग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के बाद इस सेट का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके साथ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।